अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हैना सलमान। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, मौसम भी खुशगवार है और वक्फे से बारिश भी हो रही है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में जो है गरज चमक के साथ बारिश हुई है, जिससे जो है आपको पता है कि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं और 2 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ भाग भी हुए हैं। PMDA ने जो है वो मुताबिक जो मूसा खेल और नसीराबाद में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स और 2 बच्चे जाँ भाग हुए, जबकि जाफराबाद में तूफ़ानी हवाओं से दीवार गिरने के नतीजे में एक हलाकत हुई है और हुकाम की जानिब से बारिशों से होने वाले दीगर नुकसानात का जायज़ा लिया जा रहा है। PDMA ने आपको पता है कि अलर्ट भी जारी कर दिया था और ये कहा गया था ये जो बारिशें हैं ये जो हैं वो शुरू होंगी और मई तक ये जो बारिशें हैं ये जारी रहेंगी। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हीट बर्स्ट होने का भी इम्कान है। जैसे कि हमने अपने कल के शो में भी बताया कि हीट बर्स्ट क्या होता है। एकदम से जब टेम्परेचर बढ़ जाता है और नमी जो है वो ख़त्म हो जाती है तो ऑटोमेटिकली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो बारिशों का भी इम्कान होता है और बारिशें भी उसी तेज़ रफ्तारी से होती हैं और उसी तरीके से ही जो है वो उनका सिलसिला वो जारी होता है। तो जहाँ मौसम खुशगवार है वहाँ वैसे तो अच्छा लगता है, सुकून आता है, इन्वायरमेंट अच्छा हो जाता है और एम्बियंस बड़ा अच्छा क्रिएट हो जाता है, खुशगवार मौसम होता है। मगर उसके साथ साथ हमारे ऐसे लोग जो कि मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे लोग जो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जहाँ प्रॉपर पानी के निकास का इंतज़ाम अच्छा नहीं है, जहाँ जो है आपको पता है कि अभी तक जो है अभी वेस्ट मैनेजमेंट ने या म्यूनसिपल अथॉरिटी ने अभी सफाइयाँ जो हैं वो शुरू होंगी और शुरू की जाती हैं ताकि ऐसे मौसम से निपटा जा सके, तो उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग जो हैं जो कि पैदल चलते हैं या अक्सर लोग अपने बच्चों को सुबह सुबह पैदल लेके जा रहे होते हैं स्कूल की तरफ, तो उनके लिए भी मुश्किलात होती हैं। बारिश हो रही है, यूनिफॉर्म भीग जाता है तो एकदम से वो है कहते हैं ना कि मायूसी भी छा जाती है। मगर जहाँ टेम्परेचर एकदम से ज़्यादा हो रहा है वहाँ खुशगवार मौसम भी देखने में आ रहा है और मगर बेशतर जो वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं वो भी नाखुशगवार है। दिल अजीब सा हो जाता है, अफसरदा हो जाता है कि हम लोग मौसम एंजॉय करें कि ऐसे वाक़यात हलाकतों की जो ख़बरें आती हैं वो सुने। आगे भी ये कहा जा रहा है कि चीचा वतनी शहर और गिरदोनवा में तेज़ आंधी है। बहावलपुर तूफ़ानी आंधी के साथ जो है शदीद तूफ़ान का सिलसिला जारी रहेगा। तेज़ हवाओं से दरख्त, साइन बोर्ड, बिजली के पोल जो है उखड़े भी हैं और आगे भी ये पेशन गोई की जा रही है कि अगर ज़्यादा तेज़ हवाएँ चलीं और बारिश हुई तो ऐसे नुकसानात हो सकते हैं। तो आप लोगों को पहले भी हम बताते हैं, छोटा सा एक मैसेज भी देते हैं कि अपने घरों में महसूर रहें, निकलने की ज़रूरत नहीं है, ट्रैवल रूट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बस मौसम को जो है चाय के कप के साथ या कॉफ़ी के साथ आप इंजॉय कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये भी एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट होता है। एंटरटेनमेंट का ये मसला नहीं है कि आप लोग फ़ौरन गाड़ियाँ पकड़ें और रूट कर लें पहाड़ी इलाकों का जहाँ लैंडस्लाइडिंग का कहते हैं कि फ्लैश रेंज का ख़तरा होता है। और बार बार एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि PDMA की प्लीज़ वेबसाइट पर जाकर या उनके ऐप्स को डाउनलोड कर लें और देख सकते हैं कि कौन सा रूट खुला हुआ है, कौन सा रूट नहीं खुला हुआ, कहाँ कहाँ ओले बरस रहे हैं, कहाँ कहाँ गरज चमक के साथ बारिश है और कौन सा रूट जो है ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि कुछ ही दिनों में छुट्टियों का आगाज़ हो रहा है और ऑब्वियसली लोग अपनी छुट्टियों को बहुत खूबसूरत तरीके से प्लान करते हैं और चाहते हैं कि वो नॉर्दर्न जाएँ और पाकिस्तान की खूबसूरती को सराहें, पाकिस्तान की खूबसूरती देखें और व्लॉगिंग भी करें। तो हमने सोचा कि आज हम बात करते हैं मौसम के हवाले से। खुशगवार मौसम के साथ साथ दिलों को भी खुशगवार करें और आपस में भी कहते हैं ना कि नोक झोंक से परहेज़ करें और मौसम को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। ये तो थी अपडेट, मगर इसके साथ साथ जो बैनुल अक़वामी जो सिलसिला आपको पता है कि जंग का समा बंधा हुआ है मशरिक़ वुस्ता के हवाले से और रोज़ एक डेवलपमेंट आ जाती है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है अभी तक वो सीज़ फायर की जो है वो तौसी कर दी गई है, सीज़ फायर है, मगर इसके साथ साथ आपस में जो है वो निकात के ऊपर जो है बात अभी ठहर ही नहीं रही है। ईरान की एटमी हथियारों पर बात मौखर करके जो है हर्मज़ खोलने की पेशकश जो है वो ईरान ने मुज़ाकरात के लिए नई तजवीज़ पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को पेश की गई है और अमेरिका ने सख्त शराइत पर दोबारा खोलने की पेशकश जो है मुस्तरद कर दी है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन ल्यूट कहती हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कौमी सलामती की
टीम से मुलाकात भी की है और ईरान की नई तजवीज़ पर गौर भी किया है। देखना यह है कि अब जो तजवीज़ दी गई है, जिसकी मीडिएटर जो है पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक स्टेबलाइज़र का किरदार अदा कर रहा है, मीडिएट कर रहा है टॉक्स को, बार बार अमेरिका का पैगाम ईरान को दे रहा है, ईरान का पैगाम अमेरिका को दे रहा है, ताकि आपस में जो है कोई तलखी ना पैदा हो सके। और ईरानी क़यादत ने हर्मज़ दोबारा खोलने की पेशकश की थी और डोनाल्ड ट्रंप ने रेड लाइन वाज़े की है कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त देने वाली कोई डील अमेरिका कबूल नहीं करेगा। आपको पता है कि यूरेनियम के ऊपर जो अमेरिका की आंखें लगी हुई हैं, वो कहते हैं या यूरेनियम को मुंतकिल कर दिया जाए या ईरान के ऊपर जो है सख्त सैंक्शन लगाई जाए कि ईरान बिल्कुल न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान की आलमी बहरी गुज़रगाहों को यरगमाल बनाने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ईरान को ये फ़ैसला करना का हक़ नहीं है कि हर्मज़ से कौन गुजरेगा। आपको पता है कि हर्मज़ का कंट्रोल ईरान के पास है और ये भी कहा जाएगा क्या था और पहले भी किया गया है कि टैरिफ लगाया गया है और टैरिफ के ज़रिए जो भी वहाँ से वेसल गुजरता था तो उससे टैरिफ लिया जाता था और वो भी चाइनीज़ युआन में या कि आप ईरानी करेंसी में आप टैरिफ दे के ही वहाँ से गुजर सकते थे। ईरानी मुज़ाकरात का अमेरिका से डील के लिए संजीदा मौजूदा ख़राबी से निकलना चाहता है, मतलब कि वो संजीदगी ज़ाहिर कर रहे हैं दोनों मुल्क आपस में, मगर अभी भी कोई भी एक इम्पॉर्टेंट डील जो है वो तय नहीं की गई कि जो शराइतें आपस में वो अभी भी जो हैं वो पे पे हैं कि कौन सी शराइतें कौन पूरी करेगा, कौन सा मुल्क कौन सी शराइत पूरी करेगा। इसके साथ साथ जो है ईरान ने जो है दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि लेबनान के ऊपर या किसी भी मुस्लिम ममालिक के ऊपर अगर जारियत का सामना करना पड़ा तो वो चुप नहीं रहेगा। ईरान और ख़ित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा और पुतिन की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात भी हुई है और रूसी सदर पुतिन ने कहा है कि उम्मीद है कि ईरानी आवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। तो जो अमन की पेशरफ्त है वो तमाम ममालिक कर रहे हैं। यहाँ जो एक इस्लामी कोड बना है ममालिक का, वो भी अमन की कोशिशों में जो है वो पेश है, आग रहा है और कहा जा रहा है कि अमन पे ऊपर बात करें। अमन होगा तो मुल्क में अमन होगा, दुनिया में अमन होगा। इसके साथ साथ जो ग्लोबल इकॉनमी जो अफेक्ट हुई है, ग्लोबल मार्केट अफेक्ट हुई है, उसमें भी अमन होगा, क्योंकि जहाँ ग्लोबल इकॉनमी अफेक्ट होती है वहाँ एक एक मुल्क में जो है अवाम वो कहते हैं ना महंगाई के तले पिसे जाएंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि फ़ूड एमरजेंसी नाफिज हो सकती है। अगर हर्मज़ बंद रहेगा तो फूड स्कैसिटी हो सकती है। अब्बास अरागची ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा है, हुकाम के साथ मुस्बत मुशावरत हुई है और सदर ट्रंप की मुज़ाकरात की दरख्वास्त पर गौर कर रहे हैं। अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात की वजह से मकसद हासिल नहीं कर सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार इस पे बात कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान को जल्द किसी किसी तरफ बैठना चाहिए, चाहे वो मुज़ाकरात की टेबल हो, क्योंकि अमेरिका अब ये कह रहा है कि वो वापस पाकिस्तान नहीं आएंगे क्योंकि उनको बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है टूर। उसके साथ साथ सिक्योरिटी खदशात भी आपने देखा है। पिछले दिनों एक वाक़या भी हुआ, एक हाई कॉन्फ्रेंस में अमेरिका में जो है वो एक शूट वहाँ एक तरफ से शूट हो गया, उसकी तरफ से जो है वो कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया। और भी सिक्योरिटी खदशात की नज़र जो है बहुत से मामलात हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। हर्मज़ का मामला है, अक़वाम मुत्तहिदा को बार बार कहा जा रहा है कि बीच में आए। नेटो का मामला बीच में आ रहा है कि नेटो ने अभी तक कोई भी पेशरफ़्त नहीं की, कोई भी मौक़िफ़ तय नहीं किया, या नेटो जो है बिल्कुल एक ऑटोनमस बॉडी बन के जो है सामने आया। ट्रंप को ये भी बहुत मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो आलमी मईशत को सांस लेने दें, तजारत पर जो है टूल टैक्स कबूल नहीं होगा। नेटो के खिताब के ऊपर जो है वो भी बात की गई है। बंदिश से महंगाई में इजाफे पर भी तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी अमन तरक्की पजीर ममालिक के लिए संगीन ख़तरा करार दे दिया है। बिल्कुल बात यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि अमन हो और पाकिस्तान अमन की कोशिश में जो है वो बिल्कुल जारी और सारी है और सिर्फ मीडिएटर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है डेमोग्राफिकली, स्ट्रेटिजिकली, डिप्लोमेटिकली, और पाकिस्तान की एक वाहिद पोजीशन है और पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर लगी हुई हैं। पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान अपनी सलामती का खुद मुख्तार मुल्क है और दुनिया में जो है वो पाकिस्तान से जो है रुजू किया जा रहा है कि उनको भी इसी तरीके से सिक्योरिटी के ऊपर जो है बिल्कुल ओपिनियन दिया जाए। व्यूज़, तो ये तो हम डेवलपमेंट न्यूज़ थी और इसके साथ साथ आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे।
ऐसा टॉपिक जो है वो हमारे दिल के बहुत करीब है। हम सब चाहते हैं कि हमारा एक छोटा सा घर हो और उस घर के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं और फिर हमें कैसे उसकी कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का मद्देनज़र रखना चाहिए, आज हम इस पर बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम सब की क्या ख्वाहिश होती है? हम सब की ख्वाहिश होती है कि अच्छा सा खूबसूरत सा हम घर बना सकें और उस घर को हम खूबसूरत तरीके से सजा सकें, उसकी तज़ीन व आराइश कर सकें, उसका एक एक कॉर्नर ऐसा हो कि वाकई जब देखें ना तो लोग कहें यार ये कहाँ से मास्टरपीस तुमने मंगवाया था। मगर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? उसकी कंस्ट्रक्शन जो होती है, आपको पता है कि पिछले कितने सालों में हमने कंस्ट्रक्शन नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल के साथ साथ बहुत से कहते ना कि अनहोनी वाक़यात सुने हुए भी हैं कि हल्का सा ज़लज़ला आया, घर आपका जो ना पूरा शेक हो गया, घर में दरारें आ गई। आपको पता है कराची में पिछले साल मानसून और प्री मानसून की वजह से पूरी बिल्डिंग्स मुनहदम हो गई थी। ऑल्दो वो बिल्डिंग्स जो थी ऑलरेडी जो थी उनको पहले भी वार्निंग इशू की हुई थी। और इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं कि अक्सर आजकल जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, किस तरीके से जो है हीट बर्स्ट, क्लाउड बर्स्ट, टेम्परेचर का बिल्कुल जो है पैटर्न से उतर जाना, तो घर का आधा स्ट्रक्चर जो है वो कोलैप्स हो जाता है, टाइल्स फट जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं, एकदम से घरों में जो है धमाके हो रहे हैं। तो ये क्यों हो रहे हैं? और अगर ये हो रहे हैं, हम वेदर को नहीं चेंज कर सकते, वेदर पैटर्न नहीं चेंज हो सकता, तो हम ऐसा क्या करें कि हमारी कंस्ट्रक्शन बेहतर हो सके? जो घर जिसमें जमा पूंजी पूरी कहते हैं ना ज़िंदगी की आपकी जमा पूंजी होती है वो लग जाती है, और दोनों मियाँ बीवी मिलकर इस गाड़ी को चलाते हैं और चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं उस वैल्यू को आगे एंजॉय करें और बता सकें कि हमारा भाई घर था। तो उस वैल्यू को हम कैसे जो है प्रोटेक्ट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं? तो आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सीनियर आर्किटेक्ट है अज़म सईद साहब फ्रॉम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो आई विल वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? आई एम फाइन। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आप नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के ग्रेजुएट हैं? जी। लॉन्ग टाइम बैक। ठीक है। और एनसी का ग्रेजुएट डिज़ाइन के ऊपर होता है, यूईटी का ग्रेजुएट जो होता है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है, इंजीनियरिंग बेस्ड होता है। तो मुझे ये बताएं कि डिज़ाइनर के पास जाना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन इंजीनियर के पास जाना चाहिए? एक्चुअली देखें, घर जो कॉन्सेप्ट है ना वो इंडिविजुअल और फैमिली के रहने की जगह है, तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ही एस्थेटिक्स है और इंटीरियर ब्यूटी है, एक्सटीरियर ब्यूटी है, क्योंकि वो हाउस होल्ड की अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करती है। तो आप जब भी घर बनाएं, आप कोशिश करें कि ऐसे आर्किटेक्ट के पास जाएं जो ज़्यादा आर्टिस्टिक हो, ज़्यादा आपको खूबसूरत घर बना के दे सके, क्योंकि पहले आर्ट वर्क डिज़ाइन होगा, घर डिज़ाइन होगा, उसके बाद वो इंजीनियरिंग की तरफ जाना है। यू नो, स्टेप 1 इज़ द डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, स्टेप 1 इज़ द थ्योरी कि भाई आपको क्या पसंद है, आपको मॉडर्न पसंद है, आपको ट्रेडिशनल पसंद है, जैसे मुग़ल आर्किटेक्चर के भी आपने देखे होंगे घर, और ओल्ड फैशन भी देखे होंगे, फिर आपने बिल्कुल ग्लास के और मॉडर्न आर्ट भी देखा होगा, डीकंस्ट्रक्टिविज्म का। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले एक अच्छे आर्किटेक्ट पर जाना चाहिए ताकि आपको अच्छा कॉन्सेप्ट दे फॉर द डिज़ाइन। जी। एंड देन यू नो व्हेन यू कंपाइल द होल थिंग, सारा डिज़ाइन हो जाता है, घर अच्छी तरह उसके 3D बनते हैं, उसकी एनिमेशंस बनती हैं, फैमिली के साथ आर्किटेक्ट सारा फाइनलाइज करता है, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का स्टेप होता है। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि एक मिडिल क्लास अगर घर बनाती है, लोग कहते हैं कि सारा पैसा डिज़ाइन में चला जाता है, 3D बनाते बनाते लाखों रुपया खर्च हो जाता है। तो उनके लिए क्या सहूलत होनी चाहिए? कैसे जो है वो जाके जो है नक्शा भी देख लें, आपने जो एक मैप बनाया होता है जिसमें आप सारा जो चॉकआउट करते हैं, प्लान जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ 3D मॉडल भी कितने पैसों में बन सकता है? लेकिन जी अब हमने ना थोड़ी अपने क्लाइंट के लिए कन्वीनियंस की है, हमने इस तरह की है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मुख्तलिफ जैसे हर काम में होता है, छोटे छोटे से पैकेजेस बना देंगे। आप अब आपके जहन में किसी का घर है या किसी का कॉन्सेप्ट है, वो आप आके हमें बताएं, हम उसको आपको ड्रॉ करके दे देंगे, उसके मिनिमल चार्जेस हैं। फिर आप कहते हैं नहीं इससे स्टेप 2 पे जाना है, मुझे 3D चाहिए, ये वो, उसके मिनिमल चार्जेस हैं। सो यू नो वी हैव डिवाइडेड द स्टेप्स कि जैसे जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी होती जाए वैसे वैसे आप करते हैं। दूसरा, AI रेवोल्यूशन हैज़ यू नो चेंज द वर्ल्ड एंड देयर आर
सो मैनी सॉफ्टवेयर्स कि आप अपनी थोड़ी सी इनपुट डालेंगी कंप्यूटर में तो आपको एक लेआउट भी मिल जाएगा वहाँ से कंसेप्चुअल, ठीक है कि मेरा इधर बेडरूम हो, इतने बेडरूम हो, 3 बेडरूम हो, ड्राइंग डाइनिंग ये मेरी स्पेस है, इसमें मुझे ये चीजें मुझे चाहिए। बना दो ना। आजकल आजम साहब डिजाइन्स कौन से चल रहे हैं? लोग मॉडर्न पे जा रहे हैं, ट्रेडिशनल पे जा रहे हैं, किस डिजाइन्स के ऊपर लोग चाहते हैं कि उनका घर जो है कंस्ट्रक्ट किया जाए? आजकल जी ज़्यादा लोग मॉडर्न चाहते हैं क्योंकि मॉडर्न हो और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव हो। जब आप मॉडर्न बनाएंगे उसकी स्पेसेस थोड़ी मर्ज होती हैं, थोड़ी बड़ी और होती हैं, कुछ स्पेसेस ऐसी होती हैं कि वो मॉडर्न में ज़्यादा लेआउट अच्छा बन जाता है। घर को एयरी होना चाहिए, घर को रोशन वाला होना चाहिए, नो लाइट आए। जब आप प्लॉट लेते हैं उसके बाद उसकी जो ओरिएंटेशन होती है नॉर्थ साउथ, उसके हिसाब से आपका आर्किटेक्ट जो है ना उसके हिसाब से विंडोज़ रखे। जैसे अभी आप बात कर रही थी टाइल्स वगैरह के ये वो, तो जब ओरिएंटेशन अच्छी होगी, सन डायरेक्शन सही होगी, विंड डायरेक्शन सही होगी, तो इस तरह के इश्यूज़ नहीं आएंगे कि घर के अंदर कुछ टाइल्स फट गई हैं और जो आपका सोलर पैनल है, आपके सॉरी जो इलेक्ट्रिकल पैनल है वो ऐसी डायरेक्शन में लगे हुए हैं कि वो हीट अप हो गए हैं, बड़े स्पार्क कर गया है। हाँ, तो एक स्पार्क से आपको पता है अभी आप कह रहे पूरा के पूरे घर में आग लग जाती है। हम कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं लेते, कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं रखते। सो यू नो वी शुड ट्रेन आवरसेल्फ आल्सो, आवर पब्लिक आल्सो। जैसे हमारा क्लाइंट है उसको हम बताते हैं कि जी आप इस चीज़ के साथ ये करेंगे तो फिर आपको आपका घर सेफ्टी भी तो चाहिए ना, सिर्फ एस्थेटिक्स नहीं चाहिए। अब ये जैसे DHA ने, बैरिया वालों ने बायलॉज ही बना दिए हैं कि जी आप अपने घर में फायर सेफ्टी का इंतजाम रखें। आप अपने घर में जो है इलेक्ट्रिकल जो आपका है पैनल उसके अंदर ब्रेकर रखें ताकि वो किसी भी वक्त वो हैंडल हो सके। अच्छा आजम साहब, आजकल ये भी हमने देखा है, बिल्कुल हम कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करें, नाकिस कंस्ट्रक्शन कितनी ज़्यादा देखी जा रही है। क्या लोग कॉस्ट इफेक्टिव बनाने की वजह से कंस्ट्रक्शन में जो है वो कमी ले आते हैं या क्या मसला है? क्योंकि अक्सर AC के आउटर्स फट गए, जी आग लग गई, आपके इवन के वो हीट हो गए, आपके जो ब्रेकर्स होते हैं आग लग गई, UPS में आग लग गई, टाइल्स आपकी फट गई, फायर एक्सटिंग्विशर्स घर में नहीं है, छोटे बच्चे हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा एक वाकया हुआ है, घर में आग लग गई है डिफेंस के। तो आप कैसे इसको मेक श्योर बनाएंगे कि चीजें ना हो? देखिए जी, ये जैसे मैंने आपको बताया है कि जब हम स्टेप 1 जो है डिज़ाइनिंग का आता है, उसके बाद इंजीनियरिंग आता है स्टेप 2। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उस वक्त हम सारी इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और MEP जितनी भी हमारी चीज़ें ये अच्छी वेल कैलकुलेटेड हम करें ताकि हमारे क्लाइंट को मसला ना आए। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं आउटर पैनल्स की और अंदर स्प्लिट लगा हुआ है। अब अगर आप सन की एक डायरेक्शन है, ईस्ट से वेस्ट जाता है वो, ठीक है, हमें पता है कि जी अगर हम बेडरूम इस तरफ रखेंगे तो ये कम सन को एक्सपोज होगा। जब वो कम सन को एक्सपोज होगा तो उसका आउटर यूनिट भी, इसका मतलब है ऐसी लोकेशन पे आएगा कि उस पर सन कम पड़ेगा। तो इस तरह के हमें स्टेप्स लेने हैं। फिर इसी तरह वो अगर छत पे भी रखते हैं हम आउटर यूनिट तो उसको ऊपर कवर देते हैं। सो हमें इन सब टेक्निकलिटीज़ को आर्किटेक्ट को चाहिए बड़ा अच्छी तरह से देखे और क्लाइंट को चाहिए कि उसको समझे, उसको फॉलो करे। ठीक है, क्योंकि अक्सर आप कुछ देखते हैं कि काम हो गया, ऐसे आग लग गई ये वो, तो इट्स नॉट ऑल आर्किटेक्ट फॉल्ट। आर्किटेक्ट इज़ लाइक डॉक्टर का जैसा कि मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा कि जी आप ये अपने घर में करें, ये प्रिकॉशंस लें, आप ये ब्रेक कर लें। अब मार्केट में आपको पता है हर किस्म की चीज़ मिलती है, 1 नंबर भी मिलती है, 2 नंबर भी मिलती है। 1 नंबर की हमेशा प्राइस ज़्यादा होगी थोड़ी, मटेरियल कॉस्ट। हाँ जी। और जो थोड़े स्टेप 2 क्वालिटी होगा उसकी प्राइस कम होगी। तो वो हम क्लाइंट को क्लियरली आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे यहाँ पे एग्जीबिशंस होती हैं एक्सपो सेंटर में, IPEX की एक आर्किटेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान, तो वो सारी एग्जीबिशन करती है। उसमें हम बहुत सारे आम ग्रास रूट लेवल तक कहते हैं कि लोग आएँ देखें, हाउस होल्ड आएँ, कंपनीज आएँ, ये सब देखें, उनको पता चले कि ये अच्छी तार कौन सी है और ख़राब कौन सी है, उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसकी क्या है, एल्यूमिनियम की खिड़कियाँ कैसी हैं, UPVC की खिड़कियाँ कैसी हैं। तो ये एग्जीबिशन लगाने का मकसद ये होता है कि एक जनरल जो है ना आवाम उसको एक्सपोजर हो। अच्छा आजम साहब, मुझे बताएं 5 मरले का घर बनाना हो, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी आएगी? फिर 10 मरले का भी बताएं, फिर 1 कनाल का भी बताएं, कितनी आ सकती है मैक्सिमम से मैक्सिमम फॉर व्यूअर्स? देखें जी, हम कॉस्ट इफेक्टिव घर जो है ना तकरीबन आजकल जो आपको पता है जिस तरह ऑयल की प्राइसेस वगैरह भी ऊपर चली गई हैं, हर चीज़ की चली गई है, तो मिनिमम समझेंगे 4000 से स्टार्ट होता है। 5 मरले का घर जो है ना हम 4000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से करते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है जितनी आप अच्छी एसेसरीज और जितनी अच्छी फिनिशिंग करते जाएंगे इट विल गो अप टू 10,000 12,000।
तो एक आम हाउस होल्ड का घर 4,000-5,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का होता है। कितना बना? तकरीबन ये आपका एक 5 मरले का बनता है 2,000, तो समझेंगे उसकी प्राइस 1 करोड़ के दरमियान। 1 करोड़ की कंस्ट्रक्शन आ सकती है 5 मरले के घर जी पे। जी ऐसे ही है। ठीक है, और 10 मरले में डबल हो जाएगी। हाँ जी ऐसे। और 1 कनाल पे? 1 कनाल पर तो समझे कोई 3 से 4 करोड़ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जी, है। जी। अभी डिजाइन कॉस्ट नहीं है, अंदर सजाना सजूना डिजाइन, हाँ वो इंटीरियर तो इंटीरियर नहीं है। समझेगा, अभी तो हम कंस्ट्रक्शन घर बनाना भी बहुत महंगा हो चुका हुआ है। और जो आप बात करें थी कि जी आर्किटेक्ट की डिज़ाइन कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 5% होगी उसकी, लेकिन क्योंकि लोगों को लगता है क्योंकि ये सारा कुछ आर्किटेक्ट लेके चला गया। ऐसी एक बात मशहूर है, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं ठेकेदार। हाँ, बिल्कुल ऐसे और ही है। उसको क्योंकि वो उसने क्लाइंट के साथ हैंड इन ग्लव होता है और वो उसको ट्रैप किया होता है, तो वो ठीक क्लाइंट है। उसको हंसी खुशी देता रहता है हाँ। और आर्किटेक्ट को नहीं देता। वो जरा होता है ना, जरा उसके हाँ ऑफिस जी। कहते हैं सब कुछ खा रहे हैं। बिल्कुल हम बात करेंगे इस पे। आजम साहब हमारे साथ हैं, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूज हम बात कर रहे हैं घरों की कंस्ट्रक्शन के हवाले से। जो लोग घर बनाना चाह रहे हैं या घर उनका बन रहा है तो उनको कंस्ट्रक्शन का जो अमाउंट है वो कितना रखना चाहिए और टोटल घर जो है आपका वो कितने में बन सकता है, तो आज हमें आज़म साहब बता रहे हैं। आज़म साहब मुझे ये बताइएगा कि छतों के ऊपर सोलर लग गए हैं। अब जो वो छतों का जो कॉन्सेप्ट था या आपके यहाँ जो सामने जो होते थे आपके टेरेसेस वो भी कवर्ड है, तो उसका क्या तरीका आप लोगों ने निकाला है अब? असल में अब ये है कि देखें सोलर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम। आप हम जो कहते हैं इकोलॉजिकल घर हो और इन्वायरमेंट फ्रेंडली घर हो, तो सोलर इज़ पार्ट ऑफ दैट, बिकॉज वो आपकी एनर्जी सेव करता है, आपकी नेगेटिव एनर्जी कम जनरेट करता है, आपके बिल्स कम आते हैं। तो ओवरऑल इट्स पार्ट ऑफ ए स्मार्ट हाउस, इसको कहते हैं स्मार्ट हाउस जिस पे सोलर लगा हुआ है। अब जहाँ तक छत की बात आ गई, अब हमारी लाइफ जिस तरह पहले होती थी वो पैटर्न रही नहीं। अब एवरीबडी इज़ सो ऑक्यूपाइड इन लाइफ कि आप हार्डली अपने गार्डन में या टेरेस पे बैठते हैं। आपकी वर्क एक्टिविटी इतनी है कि आप इंडोर स्पेसेस में रहना पसंद करते हैं। जैसे आप करिए टेरेस नहीं है तो टेरेस हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय स्टडी, जिसमें स्टडी टेरेस खत्म हो गए में अब, और पीछे एक पैटियो बनाते हैं, पैटियो बन गया हुआ है। ठीक है, तो वो स्टडी के देखना बाहर अब और तरह का एनवायरनमेंट हो गया, इतनी ट्रैफिक है, इतने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो मुलाजिम गुजर रहे हैं स्ट्रीट पे से, तो टेरेस यूजलेस सा हो गया है। हम क्या करते हैं उधर स्टडी बना के तो पीछे पैटियो देते हैं, आपके अंदर का इंटीरियर व्यू भी अच्छा होता है। और जो पुराना कॉन्सेप्ट है ना, जो घर में छोटा कोर्टयार्ड होता था और सारे कमरे उस तरफ खुलते थे, वो ऊपर पैटियो में कॉन्सेप्ट आ गया फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक है, है। सारे कमरे बेडरूम लाउंज और स्टडी ये पैटियो में खुलेंगे। पैटियो में अच्छा सा एक बारबेक्यू कॉर्नर होगा, आपका फ्रेंड्स आते हैं उधर आप बारबेक्यू करें और स्टडी में आप अपना काम करें, लैपटॉप आप अब तो लाइब्रेरीज बहुत बन रही हैं घरों में। ऐसे ये तो बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ गुड ट्रेंड कि बच्चों के लिए और हाउस होल्ड के लिए और जो हेड ऑफ द फैमिली है उसके लिए एक स्पेशल स्पेस बन जाती है। अपनी वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छी होती है, आपकी स्टडी टेबल होती है, आप लैपटॉप पे अपनी टैबलेट पे काम करें, बच्चे भी इस तरह करते हैं और साथ ही उनको व्यू अच्छा मिलता है पैटियो का। तो वो पैटियो भी जो होता है वो सिर्फ खाली कोई पैटियो नहीं होता, उसमें कोई लैंडस्केप किया था बड़ा अच्छा सा, ताकि जैसे इधर स्लाइड्स वगैरह दिखा रहे हैं कि अभी ये मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ इधर, कि वो उसमें वो पैटियो सारा वो ग्रीन आ रहा है और उसमें बिल्कुल स्लाइड्स चल रही हैं वहाँ स्क्रीन पे चल रही हैं, हम देख सक रहे हैं सारे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो वो उसमें सारा वो पता चल रहा है कि पैटियो, तो पैटियो में सॉफ्ट लैंडस्केप होता है, प्लांटर्स रखते हैं आप, उधर बारबेक्यू कॉर्नर बनाते हैं, फिर बैम्बू होते हैं लगे हुए, बैम्बू इंस्टॉल्स किए होते हैं और जाफरीज लगी होती हैं इस साइज जिसे हम डेकोर का, और छोटी सी वाटर बॉडी में एक फाउंटेन भी होता है। ठीक है, कि वो इसमें भी एक स्लाइड आएगी, उसमें ये देखें जैसे ये घर की आ रही है स्लाइड, लैंडस्केप हुआ है बाहर अच्छा सा, तो लैंडस्केप से बेसिकली एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनता है घर का। ठीक है, वो आप इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं। जहाँ गार्डन नहीं है वहाँ बड़े बड़े प्लांटर्स रखें, वॉल माउंटेड फाउंटेन्स हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो आप इसमें स्लाइड्स में देखेंगे वो नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह वो पैटियो जो है ना, वो आपके घर को वो जो टेरेस था ना जो कि एक्सपोज्ड होता था, कोई उसको रिप्लेस कर दिया उन्होंने, उसको रिप्लेस कर ओके। अक्सर घरों में स्विमिंग पूल्स का कॉन्सेप्ट है, बेसमेंट आर स्विमिंग पूल घर में बनाना इज अ गुड आइडिया। हाँ जी बिल्कुल, इफ़ यू कैन अफोर्ड आप स्विमिंग पूल बनाएं। स्विमिंग इज़ अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। आपके देखिए ना एक कॉस्ट है जो कि हम बेयर करते हैं, कोई क्लब जाएं किसी भी जाएं, आना जाना ये वो, ठीक है, वो भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इफ़ यू कैन अफोर्ड तो स्विमिंग पूल ऐड
2 थिंग्स, एक तो हेल्थ के लिए अच्छा है आपके लिए, हर हाउस होल्ड, बच्चियाँ और जो खातून हैं और जो हेड ऑफ़ द फैमिली और लड़के, ये सब कर सकते हैं। दूसरा ये कि ब्यूटी बड़ी अच्छी हो जाती है घर की ना, ब्यूटिफिकेशन बड़ी प्यारी होती है। एक वाटर बॉडी होती है, उसके आसपास हम इस तरह का स्पेस डिज़ाइन कर सकते हैं कि आप छोटा सा डिनर रख सकते हैं वहाँ पे, टी पार्टी रख सकते हैं, छोटा सा घर के फ्रेंड्स लेकिन आजम साहब इसकी मेंटेनेंस के ऊपर तो बहुत काम करना पड़ता होगा, बिकॉज पानी है, पानी में आपको पता है algae भी लग सकती है, उल्टी भी लग जाती है, और वो स्मेल भी एक क्रिएट हो सकती है अगर प्रॉपर सैनिटेशन ना की जाए, क्लोरीन ना डाली जाए। तो उसके लवाजमात जो हैं ऑब्वियसली एक फैमिली को बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। कितनी मेंटेनेंस की लागत आती है? लेकिन जी मेंटेनेंस, अब तो ऐसी डिवाइसेस आ गए हैं, जैसे इक्विपमेंट आ गए हैं, स्किमर सिस्टम आ गया है। अब वो पुराने प्लांट जो थे, फिल्टर प्लांट, वो ख़त्म हो गया, स्किमर सिस्टम है। एक ही पानी जो है ना 6 मंथ्स तक लोग चला सकते हैं। उसका पानी इतना अच्छा वो स्किमिंग होता है। साथ जो आप ये कह रही हैं, जो वहाँ पे स्मेल डेवलप हो जाती है, फंगस हो जाता है, जब आप वो स्किमर सिस्टम से करते हैं, उसमें केमिकल्स भी इन एंड आउट होते हैं, उसको क्लीन रखते हैं सारा। तो मेंटेनेंस अब पहले जो पुराने घरों के स्विमिंग पूल्स की होती थी गुलबर्ग के, उतनी नहीं रही। अब इट हैज़ गॉन डाउन। ठीक है। और यू कैन इजीली मेंटेन, हार्डली महीने का खर्चा होगा आपका 15-20 हज़ार से ज़्यादा नहीं। अच्छा, उसे मेंटेन हो सकता है। बिल्कुल। आपने देखे ना, आपने अगर साफ़ सुथरा रखना है, आप 3 मंथ्स बाद एक दफ़ा उसको वॉश करा लें। ठीक है। अदरवाइज वो जो नए टेक्निकल सिस्टम आए हैं, जो नए स्किमर सिस्टम आए हैं पानी को साफ रखने के, पानी को फ्रेश रखने के, उससे काफ़ी मेंटेन हो जाता है। ठीक है। हमने देखा आजकल जितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है, एक हर चीज़ में, वॉशरूम में जाएंगे तो एक लाइट होती है इर्द गिर्द आपके, वैनिटी के साथ साथ लाइट होती है, आपकी फ्लोर के अंदर उन्होंने लाइट्स की होती हैं, और इसके साथ साथ बारीक सी पाइप के अंदर लाइट होती है गिविंग अ ग्लेज। वो लाइट्स पानी जाते ही ब्लास्ट हो जाती हैं, बर्स्ट हो जाती हैं। वो कहते हैं ना कि फैशन के तौर पे जब घर आप नया खरीदते हैं तो आपको बड़ी फैंटेसी होती है कि इस घर में यहाँ लाइट्स हैं, यहाँ लाइट्स हैं, और जब आप रहते हैं उसमें, जब आप नॉर्मल यूज़ करते हैं, आपकी मुलाजमा है, पानी डाल रही हैं, तो वो सारा कुछ जो है वो कोलैप्स करना शुरू हो जाता है। कितना बड़ा सेटबैक है लोगों के लिए। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई है कि अब ऑप्टिक फाइबर आती है, बिल्कुल रबर की है वो, उसके अंदर कोई पानी जाने की टेंडेंसी नहीं है। बेसिकली ये प्रोफाइल लाइट इसको कहते हैं। जो प्रोफाइल लाइट आप बारीक सी सीलिंग में देखती हैं या मिरर के साइडों पे देखती हैं, फ्लोर में देखती हैं, प्रोफाइल लाइट लगाते हैं जो कि LED बेस्ड होती है। उसके ऊपर पाँव आए, उसके ऊपर कुछ आए, को वो बिल्कुल नहीं टूटती, और पानी का तो बिल्कुल ही वाटर प्रूफ होती है वो। तो अब जितने भी इंटीरियर हैं उसमें ये बड़ी अच्छी तरह यूज़ हो रही है, ताकि इंटीरियर की खूबसूरती भी हो और लाइट कंट्रोल हो। अब स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम आ गए हैं, जैसे कि आप रूम में जितनी देर तक आप बैठी हैं उतनी तक लाइट जलेगी, जैसे ही आप निकलने लगेंगी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। अच्छा, पैनल्स लगे हुए हैं। हाँ। आपकी बेड साइड टेबल के साथ पैनल पड़ा हुआ है। आप वॉइस से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि भी मैं जा रही हूँ, एलेक्सा जस्ट स्विच ऑफ द लाइट्स, उससे बंद हो जाती है, उससे बंद हो जाता है। तो ये सारे स्मार्ट सॉल्यूशंस ऑफ द हाउस हैं। तो इन सबको मिला के एक स्मार्ट, so that's very nice कि आप नई कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ओल्ड कंस्ट्रक्शन हैज बीन रिप्लेस्ड विद न्यू कंस्ट्रक्शन। ये हमारी आईपेक्स जो होती है आर्किटेक्ट्स की एक्सपो, उसका मकसद ही ये होता है कि हम आम आदमी को और क्लाइंट को अवेयरनेस दें कि जी ये नई नई चीज़ें आई हैं, आप ये ट्राई करें और ऐसा ऐसा पीछे से हटें। देखें, अब आपको पता है बिजली का बिल कितने ज़्यादा आने लग गए हैं। जब से LED आई है टेक्नोलॉजी, वो कम हो गए हैं। जैसे जब AC आया इन्वर्टर बेस्ड, वो उसकी प्राइस, आपके बिल कंट्रोल हो गए, आपके बल्ब आ गए हैं LED, आपकी जैसे प्रोफाइल लाइट आ गई LED। तो इन सब चीज़ों को क्लाइंट को अवेयर करने के लिए हम एग्जीबिशन लगाते हैं, वहाँ से वो देखें, सीखें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है जन लोगों से कि आप अपना घर, चाहे आप छोटा बना रहे हो बड़ा बना रहे हो, एक आर्किटेक्ट को ज़रूर हायर करें। उससे जो भी आपने प्राइस फीस नेगोशिएट करनी है कर लें। ठेकेदार से बेहतर आप आर्किटेक्ट को हायर करें। ठेकेदार तो दे ट्रैप एक्चुअली एंड दे पुट यू ऑफ के भी आप आर्किटेक्ट के पास कम जाए, क्योंकि आर्किटेक्ट जो है वो तो उसको चेक एंड बैलेंस करेगा। जो अभी आप बात कर रहे हैं जी, ये इलेक्ट्रिसिटी पैनल जो है वो फट गया, AC का यूनिट फट गया, टाइलें फट गई, ख़राब हो गई, भी क्यों हो गई? वो आप जब आर्किटेक्ट मॉनिटर ही नहीं करेगा तो ठेकेदार अपने हिसाब से नीचे मसाला लगाएगा। आपको, आपके हस्बैंड को, बच्चों के कितने काम है, आप थोड़ी उसके पास खड़े रहेंगे। आर्किटेक्ट की ऑफिस का बंदा जब वो जाके चेक करेगा। सीपेज का बहुत बड़ा मसला है। दीवारें सिम जाती हैं, सीपेज हो जाती है, फ्यूमिगेशन, दीमक, कॉकरोचेस, तो उसका क्या सलूशन है? जल्दी से बताएं। वो इसलिए होता है ना कि आर्किटेक्ट की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करता कॉन्ट्रैक्टर, और वो क्लाइंट को ऐसा वो ज़हनी तौर पे अपने साथ अटैच करता है कि वो क्लाइंट कहता है नहीं यार ये सही कह रहा है,
आर्किटेक्ट की बात मैं सुनूँ ना सुनूँ ये वो। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपकी वसीले से और आपके उस्ताद से सब ऑडियंस को आपके प्रोग्राम के थ्रू कि जी आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उनकी एडवाइस हैं, उस पर चलें। आपको लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा होना है। आर्किटेक्ट ने तो नहीं रहना घर में, आप लोगों ने रहना है। अगर आप आर्किटेक्ट की इंस्ट्रक्शन में चलेंगे तो जो सीपीएच की आप बात कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, तो आपको पता है बेसिक जब फाउंडेशन उठाते हैं तो डीपीसी हम डालते हैं, ठीक है, डीपीसी डालते हैं ताकि नीचे का पानी ऊपर ना आए, उसको प्रोटेक्ट करें। अब वो आर्किटेक्ट जाता है जब वो सुनते नहीं बात उसके, या उसको हायर ही नहीं करते आर्किटेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करा रहे हैं। करा के वो साहब को जी सर जी बाजी मैंने बड़ा अच्छा कर दिया, ये हो गया, लेकिन बाद में पता लगता है फिर क्या हो गया। थैंक यू सो मच आजम सईद साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। और हमने आज सोचा समझा कि कंस्ट्रक्शन कैसे करानी है, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आप अपने घर का हिस्सा बनानी है और उसको कैसे डेकोर करना है। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं, एंटीबायोटिक्स। हमारे घर में बेतहा एंटीबायोटिक्स पड़ी होती हैं, दराज के दराज भरे होते हैं। और उसके साथ साथ जो एक और चीज़ देखने में आई है कि एंटीबायोटिक्स के फक्के मारे जाते हैं और आपको ज़रा सा सर दर्द हो, बुखार हो, हल्की सी इन्फ्लेमेशन हो जाए, पेट का मसला हो जाए, डॉक्टर्स उठा के आपको देते हैं इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स। और वो एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं उसके बाद जो आपकी बाद में हालत होती है, आप खा तो लेते हैं, उसके बाद जो आपके साथ होता है, आपको मैदे की तकलीफ शुरू हो जाती है, आपकी भूख मर जाती है, आपका दिल नहीं चाह रहा था कुछ खाने को, आप लेथार्जिक फील कर रहे होते हो। और इसके साथ साथ जो और मजीद हेल्थ इश्यूज आपके ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है वो तो आप सोच ही नहीं सकते ना। तो हमने सोचा कि आज हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करें। छोटा सा बच्चा, 3 साल के बच्चे को पकड़ा देते हैं इतनी आईवीज, इतनी एंटीबायोटिक्स। क्या एंटीबायोटिक ही इलाज रह गया भाई किसी भी मर्ज का? इसके बाद हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं है, कोई और तरीका नहीं है कि हम उस चीज़ को जो है रूल आउट कर सकें या उस चीज़ को, इस बीमारी को कर्ब कर सकें। छोटी सी कहांसी जो है वो भी एंटीबायोटिक की जद में आ जाती है और उसके बाद वो जो जद में आके भी रुक जाती है और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस कहते हैं कि बुरे तरीके से आपको असरअंदाज करती है। तो आज इस पर बात करेंगी डॉक्टर हफ्सा नज़ीर, जो स्पेशली हमारे साथ फैसलाबाद से आज आई हैं और बताएंगी कि एंटीबायोटिक्स कितने वबाले जान हैं। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। हफ्सा, आप बहुत अच्छा ओपिनियन देती हैं जब भी आप आती हैं। हमने हमेशा किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी आपसे आगाही ली है। एंटीबायोटिक्स हमारे घर में हर तरह का एंटीबायोटिक आप बताएंगी मेरे घर में होगा अवेलेबल। तो घर में तो पड़ा हुआ है, वो हम क्यों हर छोटी सी बीमारी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, बड़ा टॉपिक कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। सबसे पहले तो डॉक्टर से पहले हमारी आवाम की गलती है क्योंकि सब्र नहीं है। मैंने देखा है जो फर्स्ट टाइम मदर्स बनती हैं ना, बच्चों की बात कर रहे हैं, बच्चे को थोड़ी सी छींक भी आ जाए तो दे आर वेरी कंसर्न। सबसे पहली चीज़, आपने जब भी आपका बच्चा बीमार हुआ है ना, वॉच एंड वेट। आपने एटलीस्ट 72 आवर्स के लिए वेट करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई हल्का फुल्का बुखार हो गया है, हल्का फुल्का फ्लू हो गया है, हमारे यहाँ लोगों को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स। और हमारे जो डॉक्टर्स हजरात भी, आई एम रियली सॉरी टू से, उनको भी चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स कि भाई हमारे पास ये बच्चा आया है, हम इनको अगर ये कह के भेजेंगे कि आपने 3 दिन, ये सिर्फ चेकअप के लिए आया, ये कंसीडर नहीं करते कि चेकअप के लिए आया, हम इनको प्रॉपर गाइड करके भेजें कि 3 दिन हल्का फुल्का पैनाडोल या इस तरह का कोई आप इनको एंटी फीवर सिरप दें, 3 दिन इंतजार करें, उसके बाद आए। नहीं, डॉक्टर की तो प्रैक्टिस खराब हो जाएगी ना अगर बच्चा 1.5 दिन में जो है वो बिल्कुल ठीक ना महसूस हुआ। डॉक्टर ने 1 से 4 एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करनी है। मैंने ऐसी प्रिस्क्रिप्शन देखी है ना, एक छोटे छोटे बच्चे को जो है वो थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक डॉक्टर्स ने सिर्फ इसलिए दी होती हैं कि ये बच्चा एकदम से इस दफ़ा ठीक होके आएगा और ये पेरेंट्स का मेरे पे बिलीव बन जाएगा और अब ये मेरा गाहक बन जाएगा। वो उसको पेशेंट समझ के ट्रीट नहीं कर रहे होते। जब आप अपने पेशेंट को गाहक समझ के ट्रीट करें, और हमारे पेरेंट्स भी क्या करते हैं, क्योंकि दवाइयाँ हैं, कड़वी हैं, बच्चे थोड़ा पीना मुश्किल महसूस करते हैं, बच्चों ने एंटीबायोटिक पी है, बच्चे बहुत ज़्यादा 2 दिन में आपको बच्चा ठीक हुआ, और हमारे पेरेंट्स की फिर सबसे बड़ी गलती, उनको नहीं पता अगर ये एंटीबायोटिक देनी है तो इसका कोर्स अब पूरा करवाना है। क्योंकि जब इनिशियल डोज एंटीबायोटिक की दी जाती है तो उसमें जो वीक बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं और उस टाइम पे बीमारी खत्म होती नजर आती है।
लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया होते हैं वो अगली दफा अपनी पूरी फौज तैयार करके और स्ट्रॉन्ग तरीके से 2 महीने बाद दोबारा बीमारी लेके आते हैं, बहुत बुरे तरीके से। और ये साइड इफेक्ट है कि आपने वेट नहीं किया, फौरन उस बच्चे को एंटीबायोटिक दी, उसकी इम्यून सिस्टम ने कुछ नहीं किया, सेकंड आपने बुरे तरीके से बीच में डोज रोक दी। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी देखे हैं कि एक दफा बच्चा चेक करवा लेंगे डॉक्टर से जाके, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी वो संभाल लेंगे, अगली दफा उस बच्चे को कोई भी जो है उससे रिलेटेड सिम्टम्स जब होते हैं वो उसको वही वाली एंटीबायोटिक्स दोबारा दे देते हैं, जो कि इंतहाई डेंजरस होता है। अच्छा, ये कहा जाता है कि जो इन्फेक्शन है वो एंटीबायोटिक से मरती हैं, हाँ, ऐसा है? ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो ये पहचाने कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शंस का एंटीबायोटिक्स के साथ कोई भी लेना देना है ही नहीं। अच्छा, कॉमन कोल्ड जो आपको थोड़ा बहुत खांसी जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है, हल्का फुल्का बुखार हुआ है, ये आपको वायरल इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स ये खा के सिर्फ आपकी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, हमारी गट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिनको बहुत ज़्यादा ये यूरिन की इन्फेक्शंस होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है। एंटीबायोटिक को नहीं पता, उसने जाके हेल्दी बैक्टीरिया भी किल करने शुरू कर देने हैं जिस टाइम पे आपको वायरल इन्फेक्शन है। तो वायरल इन्फेक्शन जब भी आपको होता है, आपको थोड़े बहुत सिम्टम होते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जैसे आपकी चेस्ट खराब हो गई है, बलगम वाली खांसी है, बुखार उतर नहीं रहा, तो उस टाइम आपको एंटीबायोटिक की जरूरत है कि 3 से 4 दिन आपको लगातार सिम्टम्स हैं, बुखार नहीं उतरा, सिम्टम्स आपके ज्यादा हो रहे हैं। अगर आपको बीमारी आई है थोड़ी बहुत, आपको थोड़ा बहुत जुकाम है, गला खराब है, दर्द है, जिस्म में दर्द है, तो आपने एटलीस्ट 72 घंटे 3 दिन के लिए इंतजार करना है, सिर्फ हल्के फुल्के सिम्टम्स को ठीक करना है, इसके बाद एंटीबायोटिक की जो है वो डोज लेना बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कर रही हैं। और हमारी स्क्रीन पे जो है हमारा नंबर चल रहा है, किसी को भी एंटीबायोटिक के हवाले से कोई भी एडवाइस लेनी है तो डॉक्टर हफ्सा नसीर इज़ विद अस, तो आप ले सकते हैं, हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। हफ्सा, ये भी बताइएगा कि एंटीबायोटिक जो है हमने इसको हमेशा से कंसिडर किया है कि इन्फेक्शन का एक बेहतरीन जरिया कि एंटीबायोटिक खा लो। ऐसे ही है। एंटीबायोटिक जो है किस किस चीज़ों का इलाज कर सकती है? अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें आपको कोई यूरिन की इन्फेक्शन है, आपको कोई चेस्ट की इन्फेक्शन है, या बॉडी के किसी स्पेसिफिक पार्ट में आपको इन्फेक्शन है, कोई पीप पड़ गई है, कोई पस पड़ गई है, उसमें स्पेसिफिक आपने कल्चर करवाया है, तब आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। और उसमें भी है ना, हर पेशेंट की डोज अलहदा है। मेरी ही एज का अगर कोई दूसरा बंदा आता है, मेरे ही वजन का, लेकिन उसको पता नहीं कौन सी एंटीबायोटिक उस पर सूट करेगी, तो ये हमेशा चेकअप के बाद डिसाइड होता है। हमारी अवाम है ना, एक बंदा है, भेड़ चाल है, उसने वो दवाई खा लिया ना, अगली दफा उसको कोई रिलेटेड सिम्टम आने, उसने कहना मैंने ये कैप्सूल खाया था, वो 2-3 पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, ये खाया था, तुम भी ये खा लो और तुम्हारी भी इन्फेक्शन आगे से लोगों को बताते रहते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा बुरा काम ये होता है कि जब पेशेंट रेजिस्टेंट आ जाते हैं। पिछले दिनों एक इतना वर्स केस आया है, 21 साल का बच्चा, और उसकी बॉडी में बुरी तरह से इन्फेक्शन हो चुकी है और वो किसी चीज से कंट्रोल नहीं होती। तब हम एक बैक्टीरियल कल्चर करवा के देखते हैं, उसमें पता चलता है कि इसकी बॉडी किस पे रेजिस्टेंट है, और उसकी बॉडी हर एंटीबायोटिक मेडिसिन पे रेजिस्टेंट थी। अब उस पे कोई दवाई असर नहीं कर रही, इतना उसने एंटीबायोटिक्स ले लिए, इस्तेमाल किया। इसको कहते हैं मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। के उसकी माँ ने, जब से वो बचपन से थोड़ा बीमार रहता था, उसको थोड़ा म्यूकस का प्रॉब्लम था, हर चेकअप पे उसको एंटीबायोटिक्स, डॉक्टर्स ने भी उनको गाइड करने के बजाय ये किया अगली दफा अगली जनरेशन एंटीबायोटिक्स के, ये मेरा गाहक ना खराब हो, ये ठीक हो जाए। अब 21 साल की उम्र में उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक जब आपने लिए, इसने बैक्टीरिया मारने। आपको पता है हमारी गट के अंदर, हमारी बॉडी में हेल्दी बैक्टीरिया भी हैं, ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम चाहिए हमारी इम्यून सिस्टम को, हमारे मुदाफियाती निजाम को ठीक करने के लिए, पर उन एंटीबायोटिक्स को नहीं पता होता, वो जाके वो वाले अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देती हैं और हमें मजीद बीमार करते हैं और हमारे मुदाफियाती निजाम को खराब करते हैं। अच्छा, ऐसे भी देखा है कि बच्चा जो है छोटे, आप डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, बुखार बहुत ज्यादा होता है, बर्निंग फीवर्स होते हैं 103, 102, तो डॉक्टर्स उनको आईवीज लगा देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आईवीज लगा देते हैं। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना है ना पेरेंट्स का भी है, क्योंकि माओ में ना आजकल सब्र नहीं है। पहले मैंने देखा था, इससे पिछली जनरेशन जैसे हमारी मदर थी, मैं समटाइम पूछती हूँ कि मम्मा जब हम बीमार होते थे। हफ्सा, हमारे साथ एक कॉलर है, पहले कॉल लेते हैं, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम सादिया। हाँ जी, वालेकुम सलाम। जी, क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर साहिबा से? जी, मुझे सर में ना बहुत पेन होता है, मेरे माइग्रेन का मसला है मुझे बहुत ज्यादा, मतलब ना हर दूसरे तीसरे दिन ना मुझे सर में बहुत ज्यादा पेन होता है,
और ये हड्डियों में भी दर्द होता है, ये जोड़ जोड़ मेरे बहुत ज्यादा दर्द करती है। तो ऐसे जैसे कि सुस्ती सी पड़ी होती है, बिल्कुल जान नहीं होती है। ठीक है, आपके पट्ठों में हड्डियों में दर्द होता है, तो आपने एंटीबायोटिक्स भी ली है सादिया? नहीं, मैंने नहीं दी। कोई रूल आउट नहीं ना किया लग जाती हैं। रूल आउट आप नहीं किया। बता सकती अच्छा, हैं। फीमेल्स में जो हेडेक है और जो हड्डियों में दर्द है, जो जिस्म में दर्द है, उसकी जो सबसे बड़ी वजह है ना, वो आयरन डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी कॉमन है। लोग HB के जाके टेस्ट करवाते हैं, वो 11-12 आ जाती है और सोचते हैं कि हमारा आयरन ठीक है। आयरन की जो प्रॉपर इंडिकेशन है वो सीरम फेरेटिन लेवल है। अगर आप फेरेटिन के टेस्ट करवा के देखें, अगर आपका आयरन लेवल उसमें ठीक है, और उसके अलावा मैं आपको सिंपल सा सॉल्यूशन बता देती हूँ, अगर आप अभी अफोर्ड नहीं करते, आपने मार्केट में 200-300 रुपए में फॉलिक एसिड अवेलेबल है, वो खाना शुरू कर दें। दूसरा, जो आपकी हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द है, उसमें सबसे पहले तो अपना स्लीपिंग साइकिल ठीक करें, और अगर बेइंतहा आपको जो है वो दर्द कंट्रोल नहीं हो रहा, इसमें सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन है कलवंजी का तेल। ब्लैक नहा के आप पूरी बॉडी पे इसका मसाज करें। ये इतना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, दुनिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पेन किलर है उससे भी अच्छा इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है। ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल सुबह शाम आप अपनी बॉडी में मसाज करें। डेली 1 गिलास दूध का पीना शुरू करें। रात को गोल्डन मिल्क पिलाएं, दूध में 1 चुटकी हल्दी और 1 चुटकी दालचीनी पाउडर मिला के नीम गर्म दूध में पीना शुरू करें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हेडेक को रूल आउट करने के लिए सबसे पहले तो जिन लोगों को मिग्रेन होता है, वो मिसकंसेप्शन ये है कि चाय पी के ठीक हो जाता है। जितनी ज्यादा कैफीन लेना शुरू करेंगे, ये उतना ज्यादा ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करें कि कैफीन को फॉर द टाइम बिंग अवॉइड करें। और आजकल जैसे गर्मियां हैं, तो बॉडी में जो है वो बहुत ज्यादा पानी की कमी हो रही है, नमकियात की कमी हो रही है, इस वजह से हेडेक बन रहा है। तो कोशिश करें कि डेली नमकीन नींबू पानी पीना शुरू करें, ताकि ठीक है। हफ्सा, एक और कॉलर हमारे साथ है, अल्ताफ है रावलपिंडी से जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। अल्ताफ साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैम, पिछले 5 से 7 दिन हो गए हैं, बुखार है बहुत ज्यादा ना। तो बुखार तो अब कुछ बेहतर हो गया है एंटीबायोटिक्स और इंजेक्शन वगैरह से, लेकिन टांगों में दर्द वगैरह है जो वो खत्म नहीं हो रहा। थोड़ा भी नहीं चला जाता, बैठा रहा। आपने भी एंटीबायोटिक खा ली है? आप ये बताएं कि जब आपको बुखार हुआ है तो वो किस रीजन से हुआ? क्योंकि खुद से बुखार नहीं होता। बुखार जब होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है कि आपका कोई गला खराब, पेट खराब, कोई इन्फेक्शन थी आपको? जी पेट में दर्द था। पेट में सिर्फ आपको दर्द था और उसके बाद आपने एंटीबायोटिक के इंजेक्शन ही लगवा लिए डायरेक्ट ही? जी। अच्छा, सबसे पहले तो रूल आउट करें कि आपके पेट में क्यों दर्द है, क्योंकि आजकल वाटरमेलन बहुत ज्यादा मार्केट में आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा जो रेडियो पे पड़ा है डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो पेट खराब कर रहे हैं। तो आपने सबसे पहले देखना है कि पेट में दर्द और पेट खराब 2 रीजन की वजह से हो सकता है। या तो आपको बैक्टीरियल डायरिया हो सकता है, या आपको ऑस्मोटिक डायरिया हुआ है, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपके पेट में पानी और नमकियात जो है वो उलट पुलट हुए हैं। अब चलें, आपने एंटीबायोटिक की डोज लगवा ली है, अब आपने कोशिश करना है कि अपनी बॉडी को मैक्सिमम हाइड्रेट रखना है, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करना है। 1 गिलास पानी में सुबह उठ के 1 चुटकी पिंक सॉल्ट डाल के पीना है। और दूसरा, अपनी डाइट को इंप्रूव करने की कोशिश करें, जिंक को अपनी डाइट में शामिल करें। जितने भी नट्स हैं वो जिंक जो है उसका रिच सोर्स है, नट्स इस्तेमाल करें। ये बिल्कुल मत सोचें कि गर्मी है और हमने नट्स नहीं खाने। दिन में 1 फिस्ट जो है वो नट्स लाजमी पिए। दिन में 1 दफा जो है वो यखनी पीना शुरू करें, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपकी बॉडी को जल्दी जल्दी रिकवर करेगी। और जो आपकी टांगों में दर्द है उसके लिए कोशिश करें कि अपनी नींद पूरी करें और दोपहर में जो है वो रेस्ट लाजमी करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। थैंक यू सो मच हफ्जा, आपने बड़ी जबरदस्त एडवाइस दी है, मगर अभी भी आप हमारे साथ हैं प्रोग्राम में। व्यूअर्स, आप कॉल्स कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बात कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स क्यों ज़रूरी होती हैं, कब कब लेनी चाहिए और इनसे कौन सी इन्फेक्शंस ठीक हो सकती हैं। आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और एंटीबायोटिक्स के मुतल्लिक या अपने मर्ज़ के मुतल्लिक डॉक्टर हफ्सा नसीर से जो है एडवाइस भी ले सकते हैं। डॉक्टर हफ्सा, हम एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात कर रहे थे। हमारे यहाँ एक गलत फहमी है कि हर मर्ज का इलाज एंटीबायोटिक से ही होता है। जैसे आपने देखा भी 2 फोन कॉल आए हमारे पास, गला खराब एंटीबायोटिक्स, पेट में दर्द एंटीबायोटिक्स, माइग्रेन के ऊपर एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस लगा देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के जानलेवा असरात क्या हो सकते हैं? असल में हमारे लोगों का ये जो कंसेप्ट है ना टीके और बोतल वाला, ये बहुत ज्यादा है कि कुछ थोड़ा सा भी हुआ है। हमारी फीमेल्स में बहुत ज्यादा इस चीज का रुझान है कि शायद हमें इंजेक्शन लगाने से बहुत जल्दी फर्क पड़ जाएगा, और वो मोस्टली डॉक्टर्स को तो विजिट करते ही नहीं है। हमारी आवाम का भी ये मसला है, मोहल्ले के बहुत सारे जो अताई हैं उनके पास चले गए। और हमारी फीमेल्स का एक ना कंसेप्ट है, समटाइम आप यकीन करें है ना, पेशेंट्स आके ऐसी ऐसी बीमारियां बताती हैं और कहती हैं हमने इसके लिए टीका लगवाया था, तो हम सोचते रह जाते हैं कि इसका तो टीका आज तक बना ही नहीं है,
इस चीज का कौन सा इसने टीका लगवाया होगा, मेरे कल ऐसे हुआ था, मुझे ये साइन एंड सिम्टम्स आए थे, मैं गई फौरन मैंने टीका लगवाया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती जो है वो ना पता होना, मतलब अनअवेयरनेस। हफ्सा एक कॉलर हमारे साथ हैं, शौकत इकबाल साहब कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी शौकत इकबाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे? जी मैंने देखा कि आपका प्रोग्राम, तो उसमें मेरे बाईपास हुआ है, तो उसके बाद से मेरे पैरों में सुन बहुत ज्यादा हुआ है। बाईपास हुआ है और पैरों में स्वेलिंग हुई हुई है? जी, और जो है वो ऊपर वेरिकोन्स का मसला है पैरों में ना, तो उसकी वजह से पूरी उंगलियों में ना ऐसा इसका कुछ बताइए। पैरों में आपका मसला है डॉक्टर साहब, आप बात। बाईपास आपका कब हुआ है जी शौकत साहब? बाईपास मेरा अभी तकरीबन 1 साल हो गया। 1 साल आपका बाईपास हो गया, तो बाईपास का आपको कोई मसला नहीं है, आप माशाल्लाह से बिल्कुल हेल्दी जिंदगी गुजार रहे हैं जैसे नॉर्मल बंदा गुजारता है। इस चीज पे ना सोचें कि पैरों में स्वेलिंग इस वजह से है। और पैरों में स्वेलिंग आपको कब से हुई हुई है? बस इसके बाद से, जो बाईपास के बाद से कुछ ज्यादा महसूस हुआ है, मतलब वेरिकोन्स जो है ना वो नजर आती है, वेरिकोस वेन्स आपको जो है वो प्रोमिनेंट हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है जिन लोगों में, ठीक है मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ, उसमें सबसे पहले तो जो वेरिकोस वेन्स हैं जो कह रहे हैं, जिसमें टांगों में नाड़ें फूली हुई नजर आती हैं, तो मोस्टली ये वो वाले पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड सर्कुलेशन का मसला है। ऑलरेडी वो हार्ट पेशेंट्स थे और उनको ब्लड सर्कुलेशन का मसला ऑलरेडी था। अब आपने करना क्या है, इसके लिए स्पेसिफिक एक डाइट होती है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। उसमें आपने 3 से 4 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो नमक का इस्तेमाल आपने जिंदगी से निकाल देना है और स्पाइसेस को बिल्कुल कम कर देना है। दूसरा, आपने कोशिश करनी है कि दिन के 8 से 10 गिलास जो है वो आपने पानी के लाजमी पीने हैं। तीसरा, ये आपने कोशिश करनी है कि अपनी जिंदगी में फल और सब्जियों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर देना है। जैसे आपने अगर दिन में 2 स्नैक्स खाए हैं, दोनों स्नैक्स में आपने फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। आजकल सब्ज सब्जियां बहुत अच्छी अवेलेबल हैं। दोपहर को कोशिश करें कि रोटी जो है वो सब्ज सब्जी के साथ खाएं। नाश्ता हल्का फुल्का करने की कोशिश करें, रोटी दही के साथ खाएं, और रात को हैवी मील्स को अवॉइड करें। दूसरा, एक दफा जाके अपना किसी भी हॉस्पिटल या क्लिनिक से सीरम इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट करवाएं। अगर वो ठीक आता है, आपके सोडियम पोटेशियम क्लोराइड लेवल ठीक आते हैं, तो किसी किस्म की भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई गड़बड़ आती है तो किसी भी डॉक्टर को जाके विजिट करें। दूसरा, वेरिकोज वेन्स के लिए B12 के सप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। विटामिन B12 का मार्केट से 200-300 रुपए में सप्लीमेंट अवेलेबल है। इंजेक्शन भी लगते हैं, लेकिन आप सबसे पहले सप्लीमेंट लेने की कोशिश करें। तीसरा, अपने जूते को कंफर्टेबल करने की कोशिश करें। आप जो भी जूता पहन रहे हैं कोशिश करें कि वो आपका मेडिकेटेड हो, या अच्छे से कोई जॉगर्स पहनने की कोशिश करें या क्रॉक्स पहनने की कोशिश करें, तो आपके लिए इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव रहेगा। ठीक है शौकत इकबाल साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो ये आपकी कोई चीज़ अगर मिस होगी तो हमारी वीडियो ये लोड होगी हमारे पेज पे, वहाँ भी आप इसको सुन के जो है वो अमल कर सकते हैं। डॉक्टर साहबा, एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात की थी कि कौन से जो मर्ज़ हैं वो जानलेवा हो सकते हैं अगर आप एंटीबायोटिक्स की डोज ज़्यादा कर दें या बहुत ज़्यादा खाएँ, या आपके जिस्म के ऊपर कोई स्टीरॉयड्स ही असर करें, इसके अलावा एंटीबायोटिक ना असर करें। तो हर बीमारी एंटीबायोटिक्स हम कब लेते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गया। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में एक निज़ाम बनाया है जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है, वो है हमारी इम्यूनिटी, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम। हम उसको सबसे पहले काम करने देना। अब मैंने आपसे जैसे पहले मेंशन किया कि जैसे ही आपने एंटीबायोटिक खाई है, आपने उस मुदाफ़ियाती निज़ाम को दबा के बिठा दिया थोड़ी देर के लिए। अब अगली दफ़ा आपको वही बीमारी है, सिंपल जैसे चेस्ट इन्फेक्शन है, अगर आपने फर्स्ट टाइम इंतजार किया था 4 से 5 दिन के लिए, अपने जिस्म को लड़ने दिया था और उसके लिए नहीं मेडिकेशन ली थी, हाँ 5 दिन के बाद आपका फीवर भी परसिस्टेंट था, आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रिएक्ट हुआ था, तो आप एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाके कोई भी फर्स्ट जनरेशन जो है वो एंटीबायोटिक जो आपको प्रिस्क्राइब करता है वो लेने की कोशिश करें। डायरेक्ट इंजेक्टेबल्स पे ना जाएं और उसका कोर्स पूरा करें ताकि आपकी बॉडी अपने इम्यून सिस्टम को और उन एंटीबायोटिक्स को मिला के काम करे और आपको ठीक करे। लेकिन इसके बरक्स अगर आपने इन छोटी छोटी चीजों के लिए एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया तो आपकी इम्यूनिटी तो खत्म हो गई, आपका कुव्वत मुदाफियत का निजाम तो बैठ गया। पेट का मसला होता है, नॉर्मली डायरिया हो जाता है, डॉक्टर फौरन हमें इंजेक्टेबल्स पे ले जाते हैं। और आपको मैं बताऊं है ना, गर्मियों में जो मोस्टली डायरिया वो तो इन्फेक्शियस होता ही नहीं, वो तो ऑस्मोटिक डायरिया होता है। 2 किस्म के हैजा होते हैं जिसमें एक पानी ऊपर नीचे हो गया, आपकी इंटेस्टाइन अंतड़ियों में बहुत ज्यादा पानी पड़ा रह गया इसलिए पानी निकलना शुरू हो गया, वो वाला डायरिया है। और दूसरा इस वजह से कि कोई इन्फेक्शन हुई है। तो सबसे पहले ये पहचाने कि आपको डायरिया। कॉलर हमारे साथ है डॉक्टर हफ्जा मोहम्मद रमजान साहब है भक्कर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सिस्टर मेरा डॉक्टर कहते हैं कि ENT का मसला, नाक की हड्डी टेढ़ी है लेकिन बलगम रेशा इतना गंदा, मुंह का जायका इतना गंदा रहता है कि सुबह जब उठता हूँ बिल्कुल ऐसे लगता है कि फ्रेश हूँ।
फिर खांसी आती है तो फिर आधा घंटा वो लेते से निकल जाती है ना, फिर उसके बाद कुछ सुकून होता है, लेकिन मुंह का जायका 24 घंटे मुझसे रहता है, किसी चीज को मुझसे रहता है, टेस्ट किसी चीज का भी नहीं आता। मैं तो दवाइयाँ ENT वालों को चेक करवा के थक गया हूँ, एंटीबायोटिक भी खा कर कोई समझ नहीं आती जैसे मुझसे परेशानी कम होगा। ठीक हो गया। ठीक है मोहम्मद रमजान साहब, आप वेट करें, डॉक्टर साहब आपको एडवाइस कर रही हैं जी। अच्छा, ENT का उन्होंने बताया कि उनको कोई नाक की हड्डी टेढ़ी, इसलिए उनको जो है वो म्यूकस एक्यूमुलेट करता है जब भी और एंटीबायोटिक्स बहुत खाई हैं। अब आपने एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी क्योंकि वो आपका एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो म्यूकस आपका एक्यूमुलेट होना है। उस म्यूकस को, उस रेशो को अवॉइड करने के लिए कोशिश करें रात का खाना जल्दी खा लें, बहुत देर से ना खाएं, और जब आपने खाना खाया उसके 2 से 3 घंटे वेट करें। उसके बाद आपने 3 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा रात को पानी में दूध में उबाल के ले लेना है सोते हुए। इसको गरम गरम पी लेना है, इससे आपकी सिक्रेशन जमती नहीं है। और जो सुबह को उठ के इनको खांसी आती है, कोशिश करें कि सुबह उठते ही सबसे पहले एक नीम गरम ग्लास पानी का पिए, उसमें शहद डाल के, और यही वाले 3 इंग्रेडिएंट जो हैं जिसमें दालचीनी, काली मिर्च और बड़ी इलायची है, इसको अच्छे तरीके से उबाल के पानी पी ले। ना तो खांसी आएगी इंशाल्लाह ताला, ना दोबारा से इनका जो है वो इस तरह से म्यूकस एक्यूमुलेट होने लगेगा। तो इसको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता इस्तेमाल करें तो आपको बहुत अच्छा इससे इफेक्ट आएगा। दूसरा, म्यूकस इसलिए भी जमता है क्योंकि हम पानी कम पी रहे होते हैं, तो लिक्विड्स का इस्तेमाल ज्यादा करें, पानी और पानी से बनी हुई चीजों का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, मोहम्मद रमजान साहब सुन रहे होंगे तो ऑब्वियसली आपकी एडवाइस जो है वो उसको अमल करके देखेंगे, फिर आपसे भी रब्ता बाद में भी कर सकते हैं। डॉक्टर हफ्जा, हाँ, एंटीबायोटिक्स और ऐसे मर्ज जो कि कर्ब नहीं हो सकते, उससे हम उस पर बात कर रहे थे जी। तो मैं आपको मुदाफियाती निज़ाम की बात कर रही थी कि आपकी बॉडी ने अब अगली दफ़ा नहीं काम करना। आपकी बॉडी को जब आपने एंटीबायोटिक दे दी, अगली दफ़ा भी आपकी बॉडी ने उसी का इंतज़ार करना है। और दूसरा, एंटीबायोटिक्स जो है वो वीक बैक्टीरिया को किल कर रहे हैं, और अगली दफ़ा जो स्ट्रॉन्ग बैक्टीरिया है वो अपनी पूरी फौज तैयार करके लेके आ रहा होता है, वो आपकी बॉडी पे बुरी तरह अटैक करता है। ये आपने देखा अक्सर लोग नमूनिया में स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स की जरूरत है, लेकिन हमारे यहाँ जैसे फर्स्ट टाइम ही नमूनिया हुआ है, उसमें ओरल मेडिकेशन नहीं ली, डायरेक्ट आईवीज लगा लिया, अब अगली दफा आप किस जनरेशन पे जाएंगे? तो आपने कोशिश करनी है सबसे पहले वॉच एंड वेट, मिनिमम मेडिकेशन अपने डॉक्टर से मशवरा करने के बाद, या कोई रेमेडी भी साथ करें, उसमें अपनी जो है वो कुव्वत मुदाफियत के निजाम को बेहतर बनाए ताकि आपकी बॉडी के हेल्दी बैक्टीरिया किल ना हो। बिल्कुल डॉक्टर हफ्जा, हमने छोटी सी ब्रेक पे जाना है और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, स्टे ट्यून विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एंटीबायोटिक के हवाले से बात कर रहे हैं, सेहत के हवाले से एक बहुत बड़ी चीज़ निशानदेही हम कर रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। अधूरा कोर्स रह जाए तो उसके क्या नुकसान होते हैं, डॉक्टर हफ्जा हमें बताएंगी। डॉक्टर हफ्जा, अधूरा कोर्स, 2 दिन एंटीबायोटिक खाई, 3 दिन भूल गए, क्या नुकसान है? इसमें सबसे पहले जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल शुरू करते हैं तो उसमें आपके जो कमज़ोर वाले बैक्टीरिया होते हैं ना वो मर जाते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले रह जाते हैं। और अब नेक्स्ट टाइम वो स्ट्रॉन्ग वाले बैक्टीरिया क्या करेंगे, एक लंबी सी अपनी फौज को और मजबूत करके तैयार करेंगे और आपकी बॉडी पे 15 से 20 दिन बाद दोबारा अटैक करेंगे। ऐसे लोग जो अधूरी डोज एंटीबायोटिक की खाते हैं, मतलब थोड़े दिन खा के छोड़ देते हैं, वो बार बार बीमार होते हैं। तो आपने जब भी एंटीबायोटिक खानी है, अगर खा लिया तो फिर कोर्स लाजमी पूरा करना है और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक चलना है। ठीक है, वैसे ये कितना रेशो होता है? 5 दिन खाई जाती है, 6 दिन खाई जाती है? डिफरेंट एंटीबायोटिक्स के डिफरेंट कोर्सेज हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो आप ऑरल खाते हैं वो सिर्फ 3 डेज का आपने कोर्स करना होता है। कुछ एंटीबायोटिक्स ऑरल हैं जो आप खाते हैं वो 5 डेज के लिए खानी होती है, और 7 डेज का मैक्सिमम कोर्स होता है। खुदा ना खास्ता किसी का पैर डायबिटीज की वजह से खराब हो गया, या कोई बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन है, फिर हम 21 दिन पे जाते हैं, और वो भी सबसे पहले हम ओरल एंटीबायोटिक खाते हैं, उसके बाद हम इंजेक्टेबल्स पे लग जाते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, शुमाइला है मंडी भावदीन से। जी अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम सलाम। ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे जिस्म में दर्द बहुत ज्यादा रहता है। ये जो मेरे शोल्डर है ना, कंधे से लेके कोहनी तक। अच्छा जी, राइट साइड पे, सही साइड पे दर्द होता है या बाएं साइड पे? मेरा बाएं साइड पे ज्यादा होता है। पे दर्द रहता है, ठीक है। तो आपका वजन दोनों में होता है जी, मगर बाएं साइड पे ज्यादा होता है। बाएं साइड पे ज्यादा होता है। तो आपका वजन तो नहीं ज्यादा, वजन कितना है आपका? मेरा वजन तकरीबन 100 तक है। 100 तक है, हाँ। उसमें सबसे पहले ये कि ये जो बाएं या दाएं बाजू में आपको दर्द निकलती है, पीछे से होके कोहनी तक निकलती है, उसमें ये वो लोग जो ज्यादा मोटापे का शिकार होते हैं, उनकी बॉडी में ना ट्राइग्लिसराइड, जैसे जिगर पे चर्बी ज्यादा होती है, बॉडी में फ्री फैटी एसिड बहुत ज्यादा होते हैं, और ये बॉडी में आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, जिसको हम आम लफ्जों में कहते हैं कि बॉडी में जंग लगा रहे होते हैं।
उसमें सबसे पहले शुमाइला कोशिश करें कि अपना थोड़ा सा वजन कम करने की कोशिश करें, सुबह शाम वॉक करें, लाइट सी स्ट्रेचिंग करें, अपना लाइफस्टाइल एक्टिव करें। और सुबह की जो धूप है ना वो आपके लिए बड़ी अच्छी है, बेशक जितनी भी गर्मी है, लेकिन बिल्कुल नमाज पढ़ने के बाद जो हल्की हल्की सी धूप निकलती है ना, जब आप वॉक करने निकलती हैं तो उस धूप में जो है वो बैठे, वो आपके कंधों को बहुत अच्छा विटामिन डी भी देगी, गर्माइश भी देगी। और तीसरा हमने पहले मेंशन किया है कि ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी का तेल किसी भी पंसार की दुकान से आपको मिल जाना है, सुबह शाम लगा के मसाज करें, आपका दिनों में दर्द जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। कलवंजी का तेल, ब्लैक सीड ऑयल, कलवंजी, इसका तेल, इससे मसाज करें, कोनी का दर्द आपका इंशाल्लाह दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, शुमाइला सुन रही होंगी, मंडी भाउद्दीन से आपकी एडवाइस उन्होंने ले ली है। एंटीबायोटिक के हवाले से आवाम को क्या पैगाम देंगी आप? एंटीबायोटिक के हवाले से मेरा सबसे पहले तो हमारी आवाम को रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप बीमार हुए हैं, उसमें सबसे पहले इंतज़ार करना है। जिस अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बनाया है, उसने हमारी बॉडी में हर सिस्टम को बहुत खूबसूरत डिज़ाइन किया है और उस अल्लाह ने सबसे पहले हमें इम्यूनिटी दे के भेजी है, कुव्वत मुदाफ़ियत। जैसे ही आप पैदा होते हैं, आपके माँ के दूध में सबसे पहले आपको कुव्वत मुदाफ़ियत मिलती है। तो ये निज़ाम इतना खूबसूरत और इतना मजबूत है कि इसको किसी भी चीज़ की बहुत जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी आपको बीमारी आती है उसमें सबसे पहले इंतज़ार करें। बच्चे बीमार हैं, 72 आवर्स के लिए अगर लाइट फीवर है, हल्के फुल्के सिम्टम्स की दवाई दे के डॉक्टर से मशवरा करें, उसके बाद जो है वो दवाई का इस्तेमाल करवाएं और अपने मुदाफ़ियाती निज़ाम को बेहतर बनाएं। कोशिश करें अच्छा खाना खाएं, घर का खाना खाएं। कॉलर हमारे साथ हैं, उसे पूछने की डाइट क्या क्या लेनी चाहिए उसके साथ साथ, एंटीबायोटिक के साथ साथ। हसनैन साहब है कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी हसनैन साहब क्या पूछना चाहेंगे? हेलो डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। मैं हसनैन बात कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा बेटा ज़रबाब जो है ना वो 4 साल का है और वो कुछ खाता नहीं है। जी जी कुछ खाता नहीं है और दवाइयाँ भी अगर खा रहा होता है तो उसको उल्टी हो जाती है ना, तो और क्या कहते हैं उसको भूख बिल्कुल भी नहीं लगती है और बहुत कमजोर है। तो उसके हवाले से मुझे आपसे काइंडली जरा पता करना था कि क्या किया जाए। और हमने उसके बहुत सारे टेस्ट भी करवाए, सारे टेस्ट अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आप एक दफा दोबारा आयरन का टेस्ट करवाइएगा। एक बच्चों में सिचुएशन होती है स्पेशल, उसको हम पाइका कहते हैं, PICA पाइका। उसमें बच्चे खाना नहीं खाते, नॉन फूड आइटम्स की उनको क्रेविंग होती है, कभी शर्ट खा रहे होते हैं, कभी मट्टी खा रहे होते हैं, कभी दीवारें खा रहे होते हैं। तो उसमें सबसे पहले तो अगर कोई बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा और वॉमिट्स कर रहा है तो उसके आयरन लेवल लो होने की निशानी है। उसको सबसे पहले एक आयरन का सिंपल सा मार्केट में कोई भी सिरप अवेलेबल है वो आप स्टार्ट करवा सकते हैं, 1 चम्मच। और उसके बाद कुछ बड़े अच्छे जो हैं वो सिरप्स अवेलेबल हैं जिसमें अमाइनो एसिड मौजूद हो, आर्जिनिन है, L आर्जिनिन का कॉम्बिनेशन है। ये सिरप आप स्टार्ट करवाएं तो आपके बच्चे को अच्छी भूख लगेगी। और दूसरा, कोशिश करें कि अपने बच्चे को खाना खिलाने की कोशिश करें, घर का फल सब्जियों से स्टार्ट करवाएं, लिक्विड से स्टार्ट करवा दें। अगर कुछ नहीं आपका बच्चा खा रहा तो उसको जो है वो फल ग्राइंड करके देने की, लिक्विड की कोशिश करें। नेचुरल चीज जितनी आपके बच्चे के पेट में जाएगी इंशाल्लाह ताला उतना अच्छा उसका रिस्पांस आएगा। और फल और सब्जियां खाने से वैसे ही बहुत अच्छी जो है वो बच्चों को भूख लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, हसनैन साहब सुन रहे होंगे आपकी एडवाइस। हम बात कर रहे थे जो एंटीबायोटिक्स लेते हैं उनको खुराक क्या रखनी चाहिए? अक्सर कहते हैं कि एंटीबायोटिक जो है वो पानी के साथ नहीं खानी चाहिए, दूध का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या ये सही है? हाँ, बहुत सारी मेडिसिन है, उनका स्पेसिफिक मीडियम होता है ना कि उन्होंने एब्जॉर्ब कहाँ पे होना है। तो मोस्टली जो एंटीबायोटिक्स हैं वो फैटी मील के साथ एब्जॉर्ब होती हैं। वो उनकी कंपोजिशन इस तरह होती है कि उन्होंने जिस्म से आंतों के जरिए जब खून में जाना है तो उनको फैट की जरूरत होती है मीडियम। अगर आप वो खाली पेट खाएंगे तो आपको उल्टियां आएंगी, दिल घबराएगा, मैदा उसको प्रॉपर तरीके से अंतड़ियों में जज़ब नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स जब खा रहे हैं तो इसके साथ हम स्पेसिफिक एक टर्म यूज करते हैं, हाई कैलोरिक हाई प्रोटीन डाइट। तो आपने उस टाइम रोटी गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, रोटी पे भी देसी घी लगा के खाना है, दिन में 1 से 2 दफ़ा 1 से 2 कप दूध भी लाजमी पीने हैं ताकि आपकी एंटीबायोटिक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो, आपके मैदे को ख़राब ना करे। आपने बहुत दफ़ा देखा है जब हम एंटीबायोटिक्स ले रहे होते हैं तो हमें हैजा भी होना शुरू हो जाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शबीर साहब है गिलगित बल्तिस्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, बच्चे का जो है ना करीबन 8 साल उम्र है उसका, तो थोड़ा सा उसका गर्दन लग गया तो भी वो खांसी करना शुरू करते हैं, बुखार होता है और ज्यादा से थोड़ा सा गर्मी लग गया तो भी जो है ना वो खांसी और बुखार होता है, और थोड़ा सा सर्दी लग गया तो भी। हाँ, बच्चा बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। जी जी, इसकी वजह से सांस का भी प्रॉब्लम होता है ना उसका। तो हर बच्चों से जो है ना मुख्तलिफ है। तो क्या आपके बच्चे को दमे की शिकायत तो नहीं है? ज्यादा पसीना आते हैं। जी जी, दमे की शिकायत तो नहीं है आपके बच्चे को? आपने चेकअप करवाया है उसका प्रॉपर एक्सरे? उसमें चेकअप करवाया, वो कहते हैं थोड़ा सा जो ना कुछ क्या
ये मेरा घर वाले से बात करो मैडम। जी जी मैडम। वालेकुम सलाम जी, जल्दी से बता दें, टाइम बहुत कम है प्रोग्राम का। जी वो मेरे बच्चे को यही जब भी बुखार होगा ना उसको सांस का वो मसला होता है ना, और डॉक्टरों ने उसको इन्हेलर दिया है, वो इस्तेमाल सही है या नहीं है, और बच्चे को किस वजह से यही होते हैं, ये आपसे मशवरा करते हैं। मौसम की वजह से बच्चा बीमार होता है, गर्मी में बीमार होता है, सर्दी में बीमार होता है हाँ। और गला खराब हो जाता है। तो चलिए। मौसम इस वक्त क्या है, वहाँ सर्द है कि गर्म नॉर्मल है? है, वहाँ टेम्परेचर नॉर्मल है। नहीं यहाँ तो मौसम सही है, अभी तो गर्मी शुरू हो गया है, मगर उसको सांस चढ़ते हैं ना, सांस चढ़ता है बच्चे को। फिर अगेन हमारे पाकिस्तान में जो मोस्टली ठीक है, आप इंतजार करें, डॉक्टर साहब बता रही हैं। अच्छा, सांस चढ़ना है ना, मैं बार बार यही कि आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी तो डेफिशिएंसी होती है। बच्चे वो ये कि कद नहीं बढ़ रहा होता, टांगे दर्द करी होती है, ये साइलेंट सिम्टम हम इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये फीडर की बोतलें हैं। सबसे ज़्यादा माएँ बच्चों को दूध की बॉटल्स दे के रखती हैं, खाना नहीं खिलाती, जिसकी वजह से बच्चे आयरन डेफिशिएंट रह जाते हैं। सांस चढ़ना सबसे पहला सिम्टम है कि आपके बच्चा आयरन कम ले रहा है। दूसरा, बहुत जल्दी गर्मी लगना और बहुत जल्दी सर्दी लगना उन लोगों को जो बच्चे जो हैं वो डेली बेसिस पे जिनको नहलाया नहीं जाता, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है ना कि डेली नहीं नहाएंगे सर्दी लग जाएगी। तो आप कोशिश करें अपने बच्चे को डेली नहलाना शुरू करें। बहुत सारे ऐसे वायरसेस और बैक्टीरियाज जो होते हैं डेली नहलाने से ही आपके बच्चे को नहीं पकड़ते, तो सोने से पहले अपने बच्चे को लाजमी नहलाएं। आयरन की डेफिशिएंसी होगी बच्चे में जो सुन रहे हैं हमारे और फोन कॉलर सेकंड ये कि बच्चे को बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी तब आती है जब आप उसको कम नहलाते हैं, तो आपने नहलाना बच्चे को ज्यादा है। ठीक है, नहलाना भी है और आयरन के सप्लीमेंट्स देने का, दवाई देनी है जी, आयरन के सप्लीमेंट शुरू करवाएं और खाना खिलाना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल वो सुन रहे होंगे तो ऑब्वियसली दे एडवाइस आपकी जो है उस पर अमल दरामद भी करेंगे। और थैंक यू सो मच हफ्सा नसीर। और ऑब्वियसली हम जिन जो कॉलर्स को हम नहीं ले सके अपने प्रोग्राम में, वो नेक्स्ट जब भी हम सेशन करेंगे हफ्सा के साथ बच्चों के हवाले से या किसी न किसी मेडिसिन के हवाले से, तो आप हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएँ, नियो पाकिस्तान पे जाके आप क्लिप्स देख सकते हैं, और जिन्होंने रिपीट मेडिसिन के हवाले से चीज़ें देखनी वो भी देख सकते हैं। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।